So number 36 of NCERT, there is a Cassegrain telescope which is provided to us. Cassegrain telescope क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास दो मिरर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर और सेकेंडरी मिरर, दो मिरर्स होते हैं। उन दो मिरर्स में एक कॉनकेव होता है लार्ज मिरर, एक कॉन्वेक्स होता है स्मॉल मिरर, ठीक है। एंड द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज द डायग्राम। हमें कैसेग्रेन टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, इस तरीके से डायग्राम प्रोवाइडेड होता है। And in this particular diagram, you can see there is a concave mirror which is very large, and there is a convex mirror which is very small and which is placed in front of the concave. Now, the light which is coming from infinity, light जो कहाँ से आए, infinity से आए, उस लाइट की टेंडेंसी है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करती है लाइक दिस। इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस। लेकिन ये जो फोकस है ये किसके लिए है, ये फोकस होगा कॉनकेव का। तो इंफिनिटी से जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस से ये पास करती है। चलिए, और जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा वो यहां पर बनाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइडेड है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 220 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉनकेव मिरर इज 220 मिलीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 140 मिलीमीटर। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 222 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 110 मिलीमीटर हो जाएगी। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 140 है तो दूसरे वाले की फोकल लेंथ हो जाएगी 70 मिलीमीटर। चलिए, इसका मतलब फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ये जो पहली इमेज बनी ये कहां बनी, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ये पहली इमेज जो बनती है ये 110 मिलीमीटर पे बनती है। कहां बनती है, 110 मिलीमीटर पे बनती है। क्लियर बात है, अपन को ये बात समझ में आती है। कैसे पता चला सर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी भी था तो इमेज फोकस पे बनेगी। लेकिन ये जो इमेज बनेगी ये अब दूसरे मिरर के लिए कैसे कंसीडर हो जाएगी, ये अब दूसरे मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर हो जाएगी। सो दिस इमेज आई विल बी कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर। ये इमेज आई दूसरे के लिए अब सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यार ध्यान से देखो, जब ये पहले मिरर से 110 मिलीमीटर दूर है तो दूसरे मिरर से कितने दूर होगी। देखिए सेपरेशन बिटवीन मिरर्स हमें दे रखा है 20 मिलीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड मिरर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 20 विच इज 90 मिलीमीटर। फोकल लेंथ मुझे पता है कितनी है, तो फोकल लेंथ मुझे पता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ फाइनल इमेज कहां होगी, तो अब लगा देंगे मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू 70, 1/v निकालना है, 1/u 90। आइए इसको सॉल्व करें तो बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/70 प्लस 1/90 प्लस 1/90। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सीधी सी बात। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज फाइनल आंसर। सो बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइनल पूछा गया था कि फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी।
आप लोग मुझे सभी लोग हैंड रेज करके बताइए कि क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं। यस, जो ये अलग अलग नामों से क्लास में आया है अपने नाम को चेंज कर लो, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन भाई, सीधी सी बात है। हमने अभी ये वाला क्वेश्चन देखा जिसके अंदर कैसग्रेन टेलीस्कोप को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कैसग्रेन टेलीस्कोप को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वी हैव लर्नड दिस। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल हमारे पास कैसे आते हैं। The next question, or which we can say the last question of the NCERT, 38th question, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार हमसे पूछा जा चुका है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमें बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के ऊपर मैंने एक बाय कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दिया लाइक दिस, और इस बाय कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के बीच में एक लिक्विड फिल कर रखा है इस तरीके से। हमें बोल रहा है कि जो बाय कॉन्वेक्स लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता, तो ये निकालना है, और नीचे क्या है मेरे पास, प्लेन मिरर है। देखो बेटा ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। नीचे प्लेन मिरर है, अब ध्यान से देखिए, ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन में बोला जाता है कि जब लिक्विड को और लेंस को दोनों को यहाँ पर प्लेस किया जाता है और एक नीडल को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं, एक नीडल को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं, तो उसकी इमेज भी कहां बन जाती है, वहीं पे बन जाती है। और कितनी दूर बनती है, तो 45 सेंटीमीटर दूर बनती है इस अरेंजमेंट से, इस अरेंजमेंट से 45 सेंटीमीटर दूर बनती है। व्हेन बोथ लेंस एंड लिक्विड आर प्रेजेंट वर प्रेजेंट, जब दोनों लेंस और लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट थे तो उसकी इमेज जो है वो 45 पे ही बन जाती थी, ऑब्जेक्ट को भी 45 पे ही रखा जाता। फिर क्वेश्चन कहता है कि जब आप यहाँ पर लिक्विड को हटा देते हो, तो जब इस पर्टिकुलर पिन को या नीडल को प्लेस करोगे तो 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करते ही उसकी इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे ही बन जाती है व्हेन लिक्विड इज रिमूव्ड। तो जब आप लिक्विड को हटा देते हो तब इमेज भी वहीं पे बन जाती है। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ जो ये 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के बारे में बात हो रही है, देखिए ऑब्जेक्ट जहां रखो वहीं अगर इमेज बन जाए, दैट मींस ये किसका केस होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस होता है। ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करो तो इमेज भी वहीं पे बनती है। ठीक है, तो ये 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रेडियस इसकी बात कर रहा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनकी वैल्यूज को रेडियस के बराबर ना लेकर के हम इनकी वैल्यूज को फोकल लेंथ के बराबर लेते हैं। हम इनकी वैल्यूज को रेडियस के बराबर ना लेकर के वी टेक द वैल्यूज इक्वल टू द फोकल लेंथ। व्हाई, लेट अस सी। देखिए 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2। व्हाई वी आर कंसीडरिंग टू डिफरेंट लेंसेज, क्योंकि देखिए एक लेंस तो मेरे पास ये दिखता ही है, दूसरा क्या करता हूं मैं, दूसरा यहाँ पर ये जो मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड का भी मैं एक लेंस ही मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये जो लिक्विड यहाँ पर मौजूद है, मैं मानता हूँ ये लिक्विड यहाँ पर जो मौजूद है,
भाई मैं मान लेता हूं यहाँ पर जो लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड अपने आप में एक लेंस की तरह काम कर रहा है, अपने आप में एक लेंस की तरह काम कर रहा है। तो इस लेंस का एक सरफेस माना जा सकता है प्लेन और एक सरफेस माना जा सकता है कॉनकेव। Now you can see what is happening in this question। भाई इस क्वेश्चन में ऐसा मान लिया गया कि ये जो दूसरा लिक्विड है ये भी अपना एक लेंस फॉर्म करते हुए चल रहा है और इन दोनों लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रखा है। चलिए इसीलिए मैं दोनों की फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ और ये 1/f इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे सर, 1/f इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूँ 2/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/r1 प्लस 2/r2। 2 से 2 पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो बेसिकली इफ वी यूज रेडियसेस और इफ वी यूज फोकल लेंथ देयर इज नो डिफरेंट केस। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट केस नहीं होता। हम फोकल लेंथ भी यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला वैसा का वैसा ही बनता है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज जो क्वेश्चन में ध्यान रखने की है वो ये है कि आपके पास जो ये सवाल है, आपके पास जो ये सवाल है इसके अंदर F1 और F2 और F इक्विवेलेंट, देखिए जब दोनों लेंसेज लगे हुए थे तो बोल रहा है कि उस टाइम पे इमेज क्या बनती है 45 सेंटीमीटर में बनती है। जब सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ था तो इमेज बनती है 30 सेंटीमीटर में। तो क्या हम यहाँ से कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो तो 1/45 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2 and from this we can calculate the value of f2 which is 1/45 minus 1/30। LCM क्या आ जाएगा 90, यहाँ बन जाएगा 2 minus 3, आंसर बनेगा 1/90। f2 की वैल्यू जो बनी वो -90 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लिक्विड पार्ट इज 90 सेंटीमीटर। बताइए क्या ये बात यहां तक सबको क्लियर हुई कि नहीं? फिर अपन आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए ये वाला पार्ट सबको क्लियर होता है जिसके अंदर अपन ने फोकल लेंथ कॉनकेव पार्ट की 90 सेंटीमीटर निकाल ली। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो। देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स लेंस का है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स लेंस का है, क्या वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव लेंस का भी है? ऑब्वियसली दोनों एक कांटेक्ट है, तो जो कर्वेचर हमारा कॉन्वेक्स का होगा वही कॉनकेव का भी होगा, जो कॉन्वेक्स का होगा वही कॉनकेव का होगा, तो दोनों सेम दिख रहे हैं। उसी प्रिंसिपल को, उसी फिनोमेना को हम यहाँ पर यूज करेंगे और आगे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए। अब मैं 2 बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखना और समझना। जब मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर्स लगाता हूं तो फॉर्मूला बनता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए जब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम देखा गया तो एक तरफ रेडियस r, दूसरी तरफ भी रेडियस r, दोनों तरफ क्या दिख रहा है? रेडियस r ही दिख रहा है। चलिए बहुत सही बात है, दोनों तरफ रेडियस r ही है, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ ओनली कॉन्वेक्स इज 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, radius is 1/r minus 1/-r. When we solve this, we get 1/30 is equal to 0.5 multiplied by 2/r. So from this we get the value of r to be 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हम रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए 30 सेंटीमीटर हमें रेडियस पता चल गया जो कि कॉन्वेक्स पार्ट का था। तो ऑब्वियसली जो कॉनकेव पार्ट है हमारे पास, इसका भी रेडियस 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इसका भी रेडियस 30 सेंटीमीटर ही होगा, कॉनकेव पार्ट का भी। कॉन्वेक्स पार्ट का रेडियस भी इतना तो कॉनकेव पार्ट का भी इतना, लेकिन दूसरी तरफ का रेडियस कितना? प्लेन होने के कारण इन्फिनिटी।
प्लेन होने के कारण इंफिनिटी। तो अब मैं दोबारा से यही फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर कॉनकेव पार्ट। मैं ये फॉर्मूला वापस से लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोबारा। 1/f की जगह पे हम लिखेंगे 90 सेंटीमीटर क्योंकि ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, बराबर किसके? म्यू माइनस 1 के। अब देखिए एक तरफ का रेडियस तो माइनस r और दूसरी तरफ का रेडियस इंफिनिटी, क्योंकि एक तरफ प्लेन था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू बनेगी 1/-90 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/-r, ये माइनस ये इससे कैंसल। ठीक है, r की वैल्यू पहले हम 30 निकाल चुके हैं, तो उस 30 को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये बनेगा 1/90 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/30। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स कट जाएगा। When we solve this, we get 1/3 is equal to mu minus 1. So we can say mu is equal to 1/3 plus 1, or we can say it is 4/3. So जो refractive index of liquid निकला वो 1.33 निकला। हमने कैसे निकाला? हमने 2 बारी लेंस मेकर्स फॉर्मूला को अप्लाई किया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेंदी है। 2 बारी लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाया है। हमने ये देखा कि किस तरीके से शुरुआत में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात की गई, फिर एक बार कॉन्वेक्स लेंस से रेडियस निकाला, फिर वही कॉनकेव लेंस में अप्लाई करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। बताइए बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? देखिए बेटा ये क्वेश्चन है ना, कई बार अपने एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, इस चीज पे फोकस्ड रहें, किस तरीके से करना है। बहुत बार एग्जामिनेशंस में हमसे ये चीज पूछी जा चुकी है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे टाइमली। बताइए ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं है? सुनो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी बेस पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी बेस पे ये चैप्टर जो है दैट इज कंप्लीट। अब हम इस पे कुछ एक मिसलेनियस बात करते हैं, आइए ध्यान से देखिए। वो मिसलेनियस बातें क्या हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज जो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है वो है ग्लास लैब। याद करो ग्लास लैब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कब? जब अपन ने 11th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट किया था। ग्लास लैब में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ की। हमने किसी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, फिर इस लाइट को देखा तो अंदर क्या कर जाती है, ये लाइट बेंड कर जाती है। ठीक है, अंदर जब ये लाइट क्या कर गई, बेंड कर गई, बाहर की तरफ जब वापस इमर्ज आउट करेगी तो वापस से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये लाइट मुझे इमर्ज आउट करती हुई यहां से दिखेगी। लाइक दिस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देखिए लाइट रे जाना कैसे चाहती थी, ये इस तरीके से, ये जो डॉटेड लाइन मैंने एक्सटेंड करके दिखाई है, लाइट रे इसका पाथ ऐसा था। ठीक है, सो द पाथ ऑफ लाइट इज दिस। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है उसको टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। चलिए, ग्लास स्लैब क्या करता है, लाइट को अपने पाथ से डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई है, सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड आर। ठीक है, ये आर रिफ्लेक्टेड है तो ये भी आर रिफ्लेक्टेड है, आर ही होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल और ट्रांसवर्स, और बाहर निकलने वाला ये है इमर्जेंट एंगल।
जो कि I के बराबर ही होता है। जब यहां पर अपन एक्चुअल पाथ से जो फाइनल लाइट रे है उनके बीच में जो ये जो डिविएशन आया, जो शिफ्ट आया, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है? लेटरल शिफ्ट। एंड द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट इज कैलकुलेटेड t अपॉन में cos r sin I माइनस r। t अपॉन में cos r sin I minus r, and this is the formula to calculate lateral shift। यही फॉर्मूला है ताकि अपन लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, हमारे पास कभी कभार कुछ क्वेश्चंस रिफ्रेशर्स में लेटरल शिफ्ट के दिख जाते हैं, तो हमें लेटरल शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस कब पढ़ चुके थे? जब पिछली क्लास थी, 11th क्लास थी, और 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर ये फॉर्मूला देखा था। किसी को याद है कि नहीं ऐसी चीज, जब एक्सपेरिमेंट किया था अपन? बताओ हैंड रेज करके। यस एवरीवन, ये चीज पढ़ी है अपन ने 11th क्लास के अंदर? बताइए यार, शांत नहीं बैठना है, बताना है कि क्या अपन ये पहले देख चुके हैं कि नहीं देख चुके। अब नया चैप्टर तो आज अपन शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, हम ये शुरू करेंगे नया चैप्टर मंडे को। मुझे तो अभी आप लोग ये बताइए, इस चैप्टर में किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे बताइए, कोई चीज रिपीट करनी है तो मुझे बताइए।